हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2023 की भी तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले की वीडियोस भी आपने अगर नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सैम पित्रोदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा नेशनल नॉलेज कमीशन जो था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 2005 में हुआ था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये 8 सदस्यीय समिति जो थी, 8 मेंबर्स कमेटी जो थी वो गठित की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ये आपने याद रखना है। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सुजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी मच एम्फेसाइज्ड नोट बिकॉज। तो शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की जो अन्योन्याश्रयता जो है पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण नहीं है। ये इसका कारण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मनुष्य की जो सामाजिक प्रकृति है, मैन्स सोशल नेचर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया। द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन एडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो भारत सरकार द्वारा जो अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एडिक्वेट इमोलूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ SUPW वाज एलुकिडेटेड बाय। तो SUPW की अवधारणा जो है वो डैश द्वारा स्पष्ट की गई थी। तो SUPW की जो धारणा थी वो आपकी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा स्पष्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ SUPW वाज एलुकिडेटेड बाय ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है कि SUPW की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपने नोट डाउन करना है। सोशली, ये आपने याद रखना है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है, ये आपने याद रखना है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है वो SUPW की फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो SUPW की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये SUPW की जो अवधारणा थी वो कि ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा स्पष्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। द लास्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज प्रेजेंटेड बाय द। तो भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जनता की गरीबी जो है, पॉवर्टी ऑफ द मासेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो आपकी जनता की गरीबी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एसएससी एम्स एट। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएससी का जो उद्देश्य है, एसएससी आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान जो है, एसएससी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो सर्व शिक्षा अभियान है। ये आपने याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। प्राइमरी एजुकेशन का ये यूनिवर्सिलाइजेशन था कि जो शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएससी यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का ये मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाय। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जो है वो आपके राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित किए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूपा का जो संबंध है वो किसके साथ है? वो आपका एजुकेशनल प्लानिंग के साथ है, शैक्षिक योजना के साथ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूपा इज कंसर्न्ड विद एजुकेशनल प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने याद रखना है न्यूपा की फुल फॉर्म भी आप आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना। न्यूपा की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का, इस न्यूपा की जो होगी वो न्यूपा की वो फुल फॉर्म है। ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं एक बार फिर बार बार बोल रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, न्यूपा का जो संबंध है वो शैक्षिक योजना के साथ है। न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। न्यूपा की ये फुल फॉर्म है, एजुकेशनल प्लानिंग के साथ ये कंसर्न्ड है। न्यूपा का संबंध शैक्षिक योजना के साथ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। RCI और NCTE जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए RCI और NCTE ने NCTE की फुल फॉर्म आपको पता होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सेटअप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपको पता होगा तो पंडिता रमाबाई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंडिता रमाबाई ने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। तो पंडिता रमाबाई सेटअप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन्स एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज नॉट एसोसिएटेड विद नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो वो कौन सा था? वो आपका वीरेंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति जो है वो आपकी 20वीं सदी की शुरुआत में संगठनों में से राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। बाकी सतीश चंद्र मुखर्जी का भागवत चातुष्पदी जो था ये राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा था। ब्रह्मा बंदोपाध्याय को सारस्वत आयतन जो है ये भी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम जो था वो भी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा था। तो वीरेंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति जो थी वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति ने
शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राममूर्ति कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राममूर्ति कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो राममूर्ति समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द NEP 2020 रिप्लेस द। तो NEP 2020 निम्न के स्थान पर आई थी, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP की फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाता है। तो NEP की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपने याद रखना है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी वो किसके स्थान पर आई है? तो ये आपको पता होगा, इसने रिप्लेस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NEP 2020 जो थी वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो श्री रोहित ठाकुर हैं, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो NEP 2020 जो थी वो किसके स्थान पर आई थी? वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के स्थान पर आई थी। और जो इसके जो चेयरमैन थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो 2020 के वो कस्तूरी रंगन थे। के कस्तूरी रंगन जो थे वो पूर्व में इसरो के चेयरमैन थे, ये भी आपको पता होगा। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। तो NEP 2020 जो थी वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर आई थी। NEP 2020 रिप्लेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द मेन रीजन फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया इज। तो भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो आपका लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। लक्ष्य प्राप्त करने की जो इच्छा की जो कमी है वो भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द मेन रीजन फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया इज लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। RPWD अधिनियम 2016 का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? वो आपका द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इससे पहले RPW एक्ट से पहले PWD एक्ट था। ये कब आया था? ये 1995 में आया था, ये आपने याद रखना है। PWD एक्ट जो था 1995 में था। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो था इसकी फुल फॉर्म थी PWD की एक्ट। अब जो है वो 2016 में आया है RPWD, आपने याद रखना है। RPWD जो है अब वो 2016 का ये एक्ट आया, इसकी फुल फॉर्म है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये RPWD एक्ट की फुल फॉर्म है। उससे पहले PWD एक्ट आया था जिसकी जो फुल फॉर्म थी वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थी। 1995 में ये एक्ट आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज़ द अनदर सुजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाया गया नाम है, तो वो क्या है? वो दिव्यांग बालक है, ये आपने याद रखना है। आपने पहले सुना होगा, पहले इन्हें विकलांग के नाम से जाना जाता, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जो नया नाम सुझाया गया है वो विकलांग की जगह अब
उन्हें दिव्यांग बालक कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, दिव्यांग बालक कहा जाता है। वह तो व्हाट इज़ द अनदर नेम सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन एनईपी 2020? तो वो आपका दिव्यांग चाइल्ड जो होगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया कि द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय। तो बेसिक शिक्षा का जो विचार था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुनियादी शिक्षा का विचार जो था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये श्री महात्मा गांधी द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, जहाँ बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपने महात्मा गांधी जी का नाम याद रखना है। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। ये तो बेसिक शिक्षा का जो भी विचार था वो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? वो वर्ष 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो किसकी फुल फॉर्म है? वो NCERT की फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये भी आपने याद रखना है। तो ये NCERT की फुल फॉर्म है, इसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है। NCERT की फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ GDP वाज रिकमेंडेड बाय। तो GDP के 6% के राज्य व्यय की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कोठारी आयोग जो है 1964-66 में आया था। तो GDP के 6% के राज्य व्यय की जो सिफारिश थी वो आपकी कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो दौलत सिंह कोठारी थे। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेट एक्सपेंडिट्यूर ऑफ 6% ऑफ GDP वाज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपको आने वाले इंट्रांस HPU B.Ed इंट्रांस 2023 का जो एग्ज़ाम होगा 31 मई को, उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है किसी का क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया है या आप अपनी तरफ से कोई सजेशंस देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका मैंने जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर अपनी सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और आपने करना क्या है, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश की भी वीडियोस लेके आएंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब हम मेनली जो हमारा फोकस होगा वो आपका GK के क्वेश्चंस पे होगा, और नेशनल कमीशंस होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे होगा, हिंदी इंग्लिश, ये जो है 5 सब्जेक्ट जो है मेनली इनके ऊपर ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वीडियो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।